नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी बालक और अनोखी भविष्यवाणी। चमत्कारी बालक और अनोखी भविष्यवाणी। चित्रांकन बेदी। कहानी विजय कुमार वत्स। बहुत समय पहले की बात है। विश्वनगर राज्य में हरिभजन नाम का एक निर्धन किसान रहता था। वह अपने खेतों में जमकर मेहनत करता था, फिर भी उसके खेत उसकी मेहनत के अनुसार उसे पैदावार नहीं देते। अतः कम पैदावार को ही बेचकर वह जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी रमिया का पेट भरता था। यह देखकर दोनों पति पत्नी हर समय दुखी से रहते थे। रमिया, मुझे लगता है कि हमें कोई पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है, तभी तो हमारे खेत हर वर्ष हमारे साथ दगा करते हैं। इतनी बदन तोड़ मेहनत करने के बाद भी हमारे खेत हमें अच्छी फसल नहीं देते हैं। स्वामी, यह तो भगवान का शुक्र है जो परिवार में हम केवल 2 ही हैं। यदि हमारी कोई संतान होती तो वह भी हमारी ही तरह गरीबी की चक्की में हमारे साथ पिसती। एक दिन जब हरिभजन अपने खेतों से घर वापस लौटा। स्वामी, एक बहुत बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना कहकर वह रोने लगी। उसे रोता देखकर हरिभजन हैरान सा रह गया। वह उसे समझाता हुआ बोला, रमिया, तू रो क्यों रही है? अरे, यह तो खुशी की खबर है। खुशी? यह भला खुशी की खबर है? यहाँ हम दोनों को ही भरपेट भोजन नहीं मिलता, फिर हमारी संतान को कहाँ से खाने को आएगा? रमिया, तू तो बहुत ही भोली है। अरे, जो इस संसार में पैदा होता है वह अपने जन्म के साथ ही अपना भाग्य भी लिखा कर आता है। हमारी संतान भी अपना भाग्य अपने साथ लेकर आएगी। उसके भाग्य में जो अच्छा बुरा लिखा होगा उसे वह भुगतेगा। स्वामी, कह तो तुम ठीक रहे हो। अब तू जल्दी से आंसू पोंछ ले और मेरा मुंह मीठा करा। तूने बड़ी मीठी खबर सुनाई है रमिया। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। हरिभजन हाथ मुंह धोने कुएं पर चला गया। अतः वह हाथ मुंह धोकर घर वापस लौट आया। लो स्वामी, गुड़ खाकर अपना मुंह मीठा करो। हरिभजन ने मुस्कुराकर रमिया से गुड़ ले लिया और बड़े प्रेम से उसे खाने लगा। उचित समय पर रमिया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। रमिया, हमारा बेटा तो फूल के समान कोमल है, तब तो हम इसका नाम फूल कुमार ही रखेंगे। अभी भी दोनों इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि वहां आकाशवाणी गूंजी। हरिभजन, तेरा बेटा फूल कुमार बड़ा ही विलक्षण व किस्मत वाला है। इसकी किस्मत के सहारे आज से ही तेरी गरीबी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जा, अपने खेत में खड़े पेड़ की जड़ खोद कर देख, वहां तुझे स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा दबा मिलेगा। भविष्यवाणी सुनकर हरिभजन और रमिया ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। स्वामी, यह कैसी भविष्यवाणी हुई? रमिया, इस भविष्यवाणी की सत्यता की परख करने के लिए क्यों न मैं खेत में जाकर खुदाई करूं? खुदाई के पश्चात वहां मुझे स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा मिला तो समझना भविष्यवाणी सच्ची है, और यदि वहां कुछ न मिला तो समझना भविष्यवाणी झूठी थी। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। हरिभजन फावड़ा लेकर उसी समय अपने खेत की ओर चल दिया। खेत में पहुंचकर उसने पेड़ की जड़ में खोदना शुरू किया। अभी उसने थोड़ी सी खुदाई की ही थी कि लगता है फावड़ा किसी धातु से टकराया है। हरिभजन ने उस स्थान से मिट्टी हटाई। यह तो सोने का घड़ा है, तो क्या भविष्यवाणी सच्ची थी? उसने जल्दी से सोने का घड़ा जमीन में से निकाल लिया और धड़कते हुए दिल से उसका मुंह खोला। ओह, घड़े में तो स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि फूल कुमार वास्तव में ही हमारे लिए भाग्यशाली है। सिर पर से अंगोछा उतारकर उसने सोने के घड़ों को उसमें बांधा और उसे सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। अब निश्चय ही मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। घर जाकर स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा उसने रमिया के आगे उलट दिया। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं? रमिया, आज से इन पर हमारा अधिकार है। उन स्वर्ण मुद्राओं से हरिभजन ने अपने रहने के लिए सुंदर से भवन का निर्माण करवाया। यही नहीं, उसने अपने खेतों के पास वाले दूसरे खेत भी खरीद लिए थे। उस साल उसके खेतों में भरपूर फसल हुई, जिसे बेचकर उसने बहुत धन कमाया। हरिभजन अक्सर फूल कुमार को प्यार करके कहता, रमिया, यह सारी सुख समृद्धि मेरे बेटे फूल कुमार के भाग्य से है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। जब फूल कुमार 10 वर्ष का हुआ तो एक दिन रमिया से बोला, माँ, पड़ोस के कालीचरण चाचा से कहो कि व्यापारियों के टोले के साथ आज वे व्यापार करने के लिए न जाएं। क्यों बेटा? इसलिए माँ कि रास्ते में जब व्यापारियों का टोला जंगल में से गुजरेगा
तो डाकुओं का दल उन्हें लूट लेगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। तुम जल्दी से कालीचरण चाचा को जाने से रोको। ठीक है बेटा, यदि तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। रमिया उसी समय पड़ोस में रहने वाले कालीचरण व्यापारी के पास पहुंची। लाला जी, क्या आज आप व्यापारियों के टोले के साथ व्यापार करने हेतु दूसरे राज्य जा रहे हैं? आपने ठीक सुना है रमिया भाभी, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हो? लाला जी, फूल कुमार ने मुझसे कहा है कि आज आप व्यापारियों के टोले के साथ व्यापार हेतु न जाना। क्यों भाभी? उसने बताया है कि जब व्यापारियों का टोला जंगल में से होकर गुजरेगा तो डाकुओं का दल उन्हें लूट लेगा। भाभी, फूल कुमार तो बच्चा है, उसे भला इन सब बातों का क्या पता? उसने यह सब मजाक में कहा होगा। लाला जी, फूल कुमार ने ज़्यादा जिद की तो मैं आपको बताने चली आई, वरना मुझे भी उसकी बात का विश्वास नहीं आया है। फूल कुमार का कहना न मानकर व्यापारी कालीचरण व्यापारियों के साथ चल दिया। व्यापारियों का टोला सारा दिन चलता रहा। चलते चलते व्यापारियों का टोला सांझ ढले एक जंगल में से गुजरा। तभी टप टप टप, यह कैसी आवाजें हैं? लगता है कुछ घुड़सवार इधर ही आ रहे हैं। उन्हीं के घोड़ों की टापों की आवाज लगती है। अभी वे लोग इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि खबरदार, जो किसी ने भी एक कदम और आगे बढ़ाया, लगता है डाकू हैं। सभी व्यापारी सहम कर रुक गए। तब डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को आदेश दिया, इन व्यापारियों के पास जितना भी धन माल है सब लूट लो। जो हुक्म सरदार। अगले ही पल डाकुओं ने व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। यह देखकर व्यापारी कालीचरण सोचने लगा, तो इसका मतलब है फूल कुमार ने ठीक ही कहा था। डाकुओं ने कालीचरण का धन भी लूट लिया। तब कालीचरण लुटा पिटासा आधी रात को अपने घर वापस पहुंचा। उसे उस समय वापस लौटा देखकर उसकी पत्नी चौंकी। क्या हुआ स्वामी, आपका इस प्रकार मुंह क्यों लटका हुआ है? राधा, डाकुओं ने मेरा सारा धन लूट लिया। दूसरे दिन प्रातः ही कालीचरण फूल कुमार के पास पहुंचा। बेटा फूल कुमार, तुम्हारी भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकली। मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी और यात्रा पर चला गया। चाचा, अगर आप मेरा कहा मान लेते तो इस प्रकार आपका धन व माल न गवा बैठते। बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम यह बताओ, तुम्हें पहले ही यह सब कैसे पता चल गया कि व्यापारियों का टोला डाकुओं से लूटने वाला है? चाचा, बस यह मत पूछो। इतना कहकर फूल कुमार मुस्कुराने लगा। इस घटना के तीसरे दिन की बात है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री केसर सिंह का रथ फूल कुमार के घर के बाहर से गुजरा। अचानक न जाने फूल कुमार को क्या सूझा कि वह चिल्लाता हुआ प्रधानमंत्री केसर सिंह के रथ की ओर दौड़ पड़ा। प्रधानमंत्री जी, रथ रोकिए! प्रधानमंत्री जी, रथ रोकिए! प्रधानमंत्री ने सारथी को आदेश देकर रथ को रुकवाया। बालक, क्या बात है? तुमने हमारा रथ क्यों रुकवाया है? तुम्हें क्या कष्ट है? प्रधानमंत्री जी, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो आपकी बेटी वेणु पर आने वाला है। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। आप तुरंत ही अपने भवन वापस लौट जाइए, तभी आपकी पुत्री वेणु की जान बच सकती है, वरना वह आज ही मौत की गोद में समा जाएगी। बालक, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तभी तो तुम इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर मेरी बात मानकर इसी समय अपने भवन वापस लौट जाइए। इसी में आपका हित है। उसी समय व्यापारी कालीचरण अपने घर से बाहर निकला। अरे, फूल कुमार से प्रधानमंत्री जी क्या बातें कर रहे हैं? सोचता हुआ वह रथ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह रथ के पास पहुंचा, प्रधानमंत्री ने अपने सारथी को आदेश दिया, सारथी, इस पागल बालक को रथ के सामने से हटाकर एक और करो। इसने हमारा रथ रुकवाकर व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट किया है। हमें तो पहले ही दरबार जाने में देर हो रही थी। जाओ, इसे रथ के आगे से हटाओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। तभी व्यापारी कालीचरण प्रधानमंत्री के पास आकर बोला, क्या बात है प्रधानमंत्री जी? क्या फूल कुमार से कोई गलती हो गई है जो आप इसे पागल कह रहे हैं? इस मूर्ख बालक ने हमारा रथ रुकवाकर हमसे कहा कि हम तुरंत ही अपने भवन लौट जाएं। हमारे ऐसा न करने से हमारी पुत्री वेणु की मृत्यु हो सकती है। अब तुम ही बताओ, इस प्रकार की बेहुदा भविष्यवाणी करने वाला यह बालक पागल नहीं तो और क्या है? ऐसा न कहिए प्रधानमंत्री जी, यह बालक पागल नहीं है। इसने आपसे जो भी कहा है वह अवश्य ही घटकर रहेगा। आप इस बालक का कहना मानिए और तुरंत ही अपने घर वापस लौट जाइए। तो तुम भी इस पागल बालक की पैरवी करने लगे?
प्रधानमंत्री जी, मैं इस बालक की पैरवी नहीं बल्कि सत्य बात कह रहा हूँ। यह बालक साधारण बालक नहीं अपितु कोई अवतारी बालक है। इसकी की हुई भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती है। कहकर कालीचरण ने प्रधानमंत्री जी को फूल कुमार द्वारा अपने बारे में की गई भविष्यवाणी के विषय में बताया। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, आपकी तरह मैंने भी फूल कुमार की भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं डाकुओं के हाथों लुट बैठा था। ओह, यदि ऐसी बात है तो हम अभी अपने भवन वापस जाते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही सारथी को आदेश दिया। सारथी, रथ को वापस मोड़कर जल्दी से हमारे भवन की ओर चलो। यह देखकर प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात मानकर अच्छा ही किया, वरना आज ही अपनी बेटी के जीवन से हाथ धो बैठते। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।